तो दोस्तों, मैं अभय मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम सभी आ गए हैं अपने लेक्चर कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के थर्ड लेक्चर में। ठीक है। पूंजीगत एवं आयगत लेन देन जो हमने पढ़ना शुरू किया था उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देखें। और आज हम लोग इसका तीसरा लेक्चर करने वाले हैं। पिछले 2 लेक्चरों में हमने हमने ट्रांजैक्शन के जो दूसरा पार्ट है मतलब एक्सपेंडिचर्स को, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज तीसरे लेक्चर में हम लोग इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिससे बनता है, जिसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अगर 2 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं इन दोनों टॉपिक पे तो पहले उन्हें देखें। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं तीसरे लेक्चर पे, जिसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हिंदी में इसे कहते हैं स्थगित आयगत व्यय। तो आइए आज स्थगित आयगत व्यय यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहले इनके बारे में जानते हैं। ओके, चलिए। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे पहले हम इनके जानेंगे मीनिंग कि ये होते क्या है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते क्या है, तो लिखेंगे लिखेंगे हेवी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर a heavy revenue expenditure, the benefit of which may be extended, may be extended over a number of years and not for the current year only, is called deferred revenue expenditure। ठीक है। क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो एक हेवी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि इस एक्सपेंडिचर में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर पाए जाते हैं। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दोनों ही नेचर पाए जाते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि हेवी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली तो होते हैं छोटे अमाउंट के, पर जो हेवी हैं मतलब भारी भरकम बड़े अमाउंट वाले जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिनसे जो मिलने वाला बेनिफिट है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उनसे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो नंबर ऑफ ईयर्स की बात कर रहा है कि कई वर्षों तक उससे हमें बेनिफिट मिल सकता है। और ना ही केवल करंट ईयर तक बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि कई वर्षों तक उसका बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। तो ऐसे हेवी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। मतलब ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा आयगत व्यय जो हेवी मतलब भारी भरकम है, मतलब कि बड़े अमाउंट का है। ठीक है ना। है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉर्मली उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाता है, पर भारी भरकम है मतलब बड़े अमाउंट का है, जिसके वजह से उससे मिलने वाला बेनिफिट जो है वो 1 साल से अधिक के लिए होगा। तो ऐसे हेवी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम दे सकते हैं। ठीक है। अभी इनके बारे में और डिटेल में हम लोग जानेंगे। ठीक है बात। जैसे कि इनको हम लोग ना इसी वजह से, चूंकि इनका बेनिफिट जो है 1 वर्षों से अधिक तक मिलता है, इसीलिए हम लोग ऐसे एक्सपेंडिचर को, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर का भी नाम देते हैं।
ठीक है, किसका नाम देते हैं? कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स deferred revenue expenditures deferred revenue expenditures are sometimes called are sometime called क्या sometime इसको क्या बोलते हैं? sometime इसको हम लोग कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको हम लोग कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। एग्जाम्पल इसका हम लोग देख सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल में यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे। एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे हेवी अमाउंट स्पेंट हेवी अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। हमने प्रचार प्रसार किया अपने बिजनेस का और उस पर हेवी अमाउंट खर्च किया। तो अगर हेवी, नॉर्मली देखिए एडवर्टीजमेंट को नॉर्मली माना जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर अगर उस पर हेवी अमाउंट खर्चा कर दिया, मैंने भारी भरकम बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्चा कर दिया, तो फिर उससे मिलने वाला बेनिफिट एक से अधिक वर्षों के लिए होगा, फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना कहला के, चूँकि है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट बेनिफिट एक से अधिक वर्षों तक मिलेगा, इसलिए उसे हम लोग अलग कैटेगरी में डालेंगे जिसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये एग्जाम्पल था, इसी तरह से एग्जाम्पल हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चे लगते हैं वो भी डेफर्ड रेवेन्यू कहलाएगा, क्योंकि नॉर्मली रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते रहता है, पर एक बार अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर उससे बेनिफिट हमें कई वर्षों तक मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज यानी प्रारंभिक व्यय। बिजनेस शुरू करने में जो प्रारंभ में शुरुआत में जो खर्चे लगते हैं वो खर्चे। ठीक है ना, शुरू में ढेर सारे छोटे छोटे खर्चे होते रहते हैं तो लगता है रेवेन्यू नेचर के हैं, पर एक बार जब बिजनेस स्टेबल हो जाता है फिर उनसे बेनिफिट जो है वो लंबे समय के लिए मिलता है। तो फिर इसीलिए हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में रखते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि फैक्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश जो होता है तो हम लोग उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कह सकते हैं। और एग्जांपल एक लिख सकते हैं ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ brokerage on issue of share, brokerage on issue of share and debenture। और एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनफ हैं एटसेट्रा लिख दीजिए। ये सब एग्जाम्पल हमने देखा जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल थे। ठीक है, कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी तक हमने जाना कि क्या होता है और फिर इसे और किस दूसरे नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है ये भी हम लोगों ने जाना। चलिए, तो ये था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इससे सवाल आता है, लेकिन क्या है ना कि इसका मीनिंग और एग्जाम्पल जानना काफ़ी नहीं है, इसमें कुछ और बातें भी हम लोग जानेंगे। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ और बातें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है,
तो जानेंगे हम लोग कि इनका फीचर्स भी थोड़ा सा जान लेते हैं, और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले इनका थोड़ा फीचर लिख लेते हैं। फीचर्स, फीचर्स में लिखेंगे इट इज़ ए कैपिटलाइज्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये ऐसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिन्हें हम लोग कैपिटलाइज्ड करते हैं, मतलब कि एक से अधिक वर्षों तक उसका बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को दूसरे फीचर के रूप में यहाँ लिख रहा है कि इट्स बेनिफिट इज, इसका जो बेनिफिट होता है, इट्स बेनिफिट इज नॉट कंज्यूम्ड इन द ईयर ओनली। यानी केवल एक वर्ष में इसका बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता है, इन विच इट इज अकर्ड, जिस वर्ष ये खर्चा हुआ है उसी वर्ष में उसका बेनिफिट भी कंज्यूम हो जाए ऐसा नहीं है, एक से अधिक वर्षों तक उसका बेनिफिट मिलते रहता है। और एग्जांपल लिखेंगे, ये जो होता है इट इज एक्सीडेंटल, ये अचानक होने वाला खर्च है। और एंड नॉर्मली, और साधारणतः ये जो खर्चे होते हैं हेवी होते हैं, हेवी माने भारी भरकम बड़े अमाउंट वाले होते हैं, हेवी इन अमाउंट। ठीक है, अमाउंट वाइज देखा जाए तो ये हेवी होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग ना इसका जो चौथा फीचर है उसको फीचर के रूप में ना लिख करके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए अगला हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे हम लोग। या फिर एक काम करते हैं, पहले इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लिख लेते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लिख लेते हैं पहले, और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि एग्जाम्पल के माध्यम से। तो लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कि एज द बेनिफिट एज द बेनिफिट्स फ्रॉम deferred रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उनसे जो मिलने वाला बेनिफिट होता है, अक्रूज इन द फ्यूचर पीरियड, वो फ्यूचर पीरियड में भी मिलते रहता है। फ्यूचर पीरियड में भी मिलते रहता है ऑल्सो, फ्यूचर पीरियड में भी मिलते रहता है। तो इसलिए इट इज नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ current year, and it is capitalized। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भाई मिलने वाला जो बेनिफिट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, वो बेनिफिट जो है वो फ्यूचर पीरियड में भी मिलते रहता है। ठीक है ना, और इसलिए एक ही वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको चार्ज नहीं किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, बल्कि उसको क्या किया जाता है, बल्कि उसको कैपिटलाइज्ड किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। कैपिटलाइज करने का मतलब एक ही वर्ष में ना दिखा के एक से अधिक वर्षों में उसको हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, और इसलिए हम लोग लिखेंगे इट इज़ रिटन ऑफ
it is it is written of it is written of over a number of years, इसलिए हम लोग इसको एक वर्षों से अधिक तक क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं यानी अपलिखित करते हैं। ठीक है ना, जो जनरली देखने को मिलता है, यूजुअली जो देखने को मिलता है कि 3 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, इस तरीके से 6 ईयर देखने को, जनरली 3 to 5 ईयर देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, अपलिखित करते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड था ये। चलिए, तो 3 to 5 ईयर में करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, तो कैसे दिखाते हैं अगर ये बात कहा जाए तो लिखेंगे कि पोर्शन जिसको राइट ऑफ किया जाता है, जितने अमाउंट को राइट ऑफ किया जाता है, तो राइट ऑफ अमाउंट विल बी शोन। जो राइट ऑफ करना होता है जितना अमाउंट को, उतना अमाउंट को दिखाया जाता है इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द रेस्ट बैलेंस, और जो रेस्ट बैलेंस बच गया विच इज कैपिटलाइज्ड, जिसको हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, विल बी शोन, उसको दिखाया जाएगा इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था, प्रॉफिट एंड लॉस में भी और बैलेंस शीट एसेट साइड में भी दिखाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट था। जितना राइट ऑफ करना है वो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा और बाकी अमाउंट बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखेगा। तो इसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि हेवी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, रुपीस मान लेते हैं, छोटा ही अमाउंट लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपए। ठीक है, और इस 1 लाख रुपए के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये, इससे जो बेनिफिट मिलने वाला है, बेनिफिट्स अराइजेज अप्रॉक्स 5 ईयर, मान के चलते हैं कि इससे जो बेनिफिट मिलने वाला है वो लगभग 5 साल तक मिलने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में जब 5 साल तक बेनिफिट मिलने वाला है तो फिर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो चलिए ध्यान दीजिए। तो चूंकि 1 लाख रुपया का खर्चा है और 5 सालों तक बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए राइट ऑफ अमाउंट जो होगा, जिसे राइट ऑफ करेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा कि जो टोटल अमाउंट 1 लाख है वो 5 सालों में हम लोग बांट देंगे, जो कि बेनिफिट 5 साल तक मिलने वाला है। तो 1 साल का जो राइट ऑफ करने वाला अमाउंट आएगा वो 20,000 रुपये निकल के आएगा। इस 20,000 रुपये को, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस 20,000 रुपये को, इसको हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, और बाकी का रेस्ट अमाउंट है, जिसे हम लोग क्या करेंगे, जो कैपिटलाइज्ड किया जाएगा, जो क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज्ड किया जाएगा, वो आपका निकल के आता है 1 लाख रुपए टोटल खर्चा हुआ था, उसमें से 20,000 रुपया माइनस कर दीजिए, तो बाकी का जो बचा हुआ 80,000 है, ये 80,000 रुपीज़ आपको कैपिटलाइज किया जाएगा, और ये 80,000 रुपये को हम लोग दिखाएंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है बात, एसेट साइड में दिखाएंगे। तो ये आपका ट्रीटमेंट है। ठीक है, और इसको दिखाने के लिए आप चाहें तो एक तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे, और एक तरफ यहाँ बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा डेबिट साइड में, और यहाँ बैलेंस शीट एसेट साइड में। तो ये टोटल मिला के आपका
टोटल मिला के आपका क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट है। इसको अच्छे से लिख भी लेना है कॉपी पर, क्योंकि लिख लीजिएगा तो ध्यान में रहेगा, रिवीजन वगैरह करने में मदद करेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट था, आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है, एग्जाम्पल वगैरह अच्छे से देख लेना है, फीचर्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डेफिनेशन, सब कुछ। ठीक है, और एक छोटा सा एग्जाम्पल था प्रैक्टिकल। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो बताइएगा कि आगे भी इस तरह के लेक्चर्स अवेलेबल कराया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।